और आप लोग अपने अपने नेट रिफ्रेश कर लें ताकि विद इन द सेशन आप लोगों को कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, ना डिस्टर्बेंस हो। थैंक यू हेमन। I'm going to share a screen with you. Okay, we are going to start with our introduction. Okay, about introduction to content writing. कंटेंट के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा कुछ ना कुछ कंटेंट अपनी लाइफ में। हम जब भी कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी क्लास में जब हम पढ़ के आते हैं, वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द कंटेंट, दैट इज ऑल कंटेंट। ठीक है, जो कंटेंट अब हमने बुक्स में पढ़ा दैट इज ऑल्सो कंटेंट। अब जो कंटेंट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंटेंट। ठीक है, वो हम किसी ब्लॉग के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी वेबसाइट के कंटेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपको किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आपको नजर आ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि एक जो है वो पोस्ट गुजारी होती है, दैट इज ऑल द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, उनमें कंटेंट आपको कोई 4 तरह का मेजर मिलता है। ठीक है, वन इज द ऑडियो, ठीक है, सेकंड इज द विजुअल कंटेंट, थर्ड इज द ऑडियो विजुअल कंटेंट, एंड जो फोर्थ वन हमारे पास होता है वो सिर्फ हमारे पास होता है बस थ्री तरह का हमारे पास जो कंटेंट होते हैं, एक ऑडियो होता है, विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है। अब इसमें हमारे पास होता है कि हम जो कंटेंट देखते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो हमें 2 तरह का मिलता है। ठीक है, वन इज इंफॉर्मेटिव और सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें सारी की सारी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर की जा रही होती है। एंड द सेकंड वन इज अफिलिएट कंटेंट। ठीक है, जो बेसिकली अर्न करने के पर्पज से लिखा जाता है, बिजनेस जनरेट करने के पर्पज से लिखा जा रहा होता है। ठीक है, ये तो इस तरह से ये सा डिस्कशन है अबाउट द कंटेंट। सिंपली आपको मैंने उर्दू में बताया कि व्हाट इज कंटेंट। अब हम आगे चल के देखते हैं कि कंटेंट की प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर स्लाइड, इन आवर सेशन। ठीक है, हम फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये भी बताएंगे कि हाउ यू कैन अर्न। ठीक है, किस तरह से आप अर्न कर सकते हो, अर्निंग का पर्पसेस कौन से हैं, अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे आप जाके अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो। आप एज अ राइटर अपने आप को जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, अपनी सर्विसेज आप उनको दे सकते हैं। तो वो चीज़ें हम एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन फिलहाल जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये की पॉइंट्स हैं, की एलिमेंट्स हैं जो हमारे कंटेंट राइटिंग के सेशन के मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज डिजिटल कंटेंट राइटिंग। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, what does content writing requires, how to write a content, and what are the benefits of content writing. This is the most important thing कि लोग पूछते हैं कि कंटेंट राइटिंग करनी क्यों चाहिए, लोग कंटेंट राइटिंग में आते ही क्यों हैं। तो कहते हैं ग्राफिक्स में चले जाएं, हम लोग मार्केटिंग में चले जाएं, हम किसी भी चीज़ में चले जाएं, आप कोई भी स्किल सीख लें। ठीक है, अनलेस और अनटिल, ठीक है, आप जब तक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं रहते किसी भी फील्ड में, ठीक है, और आपको बेचना नहीं आएगा, ठीक है, तो आप कैसे कमाओगे। दो चीज़ें हैं ना, आप जब तक बेचना अपनी स्किल को नहीं सीखेंगे तब तक आप अर्निंग अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो अपनी स्किल को एनहांस करके ही आप अपनी स्किल को बेच सकते हैं। जब तक आप इतने परफेक्ट नहीं होंगे कि आप अपने मार्केट में अपने आप को बिठा सकें, अपना आप मनवा सकें, अनलेस और अनटिल आप अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को परफॉर्म करना है। 3 माह 6 माह लगातार अपने एफर्ट्स करने होते हैं। ठीक है, कोई भी स्किल्स सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे हम अपनी स्टडीज़ में हमने थ्रू और अपने बैचलर्स या मास्टर डिग्री तक कंप्लीट करने के लिए हमने 16-17 साल अपनी लाइफ में स्पेंड किए होते हैं। उसके बाद भी हम वहाँ स्टैंड कर होते हैं कि जहाँ पे हमें जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं। ठीक है, तो स्किल के लिए भी ऐसी हैं, और दो इट्स शॉर्ट वे कि आप कम टाइम में सीख लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एफर्ट के साथ इसको आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं। काइंडली म्यूट योर माइक। ओके, व्हाट इज डिजिटल कंटेंट। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल कंटेंट राइटिंग या कंटेंट होता क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स।
क्या होता है कि हमने एक ऐसा कंटेंट लिखना होता है जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी हो, ठीक है, बहुत इंगेजिंग हो, कि आपका रीडर और आपका दरमियान एक इंगेजिंग सा रिलेशन बन जाए, ठीक है, वो आपको पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आए और जो लिखने वाले को लिखने में मजा आए, ठीक है। एक ये रिलेशन आपका बिल्ड होना चाहिए कि आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है जो कि आपके पढ़ने वाले के लिए एक क्रिएटिविटी या फिर एक एंटरटेनमेंट का बाइस बने। तो वो किस तरह से हो सकता है, ठीक है, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हम उन्हीं पोस्ट पे क्लिक करते हुए स्टॉप करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द शो स्टॉपर। कि वो जो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव, इंगेजिंग या आपके लिए एक कोई एजुकेशनल पर्पसेस से रिलेटेड हो, उसी कंटेंट में जाके हम स्टॉप होते हैं। एंड 90% ऑफ दैम कंटेंट जो वहाँ पे होता है वो एंटरटेनिंग कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों का अंडरस्टैंड करना बड़ा नेसेसरी है कि जब तक आपके कंटेंट में कोई इंगेजिंग या एंटरटेनिंग सा मटेरियल नहीं होगा, तो आप अपने कंटेंट को या अपने रीडर को या अपने बायर को, पढ़ने वाले की अपने लिए अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकते हैं। तो इस ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें आप इतना घबराए नहीं कि हम एंटरटेनमेंट कैसे पैदा करेंगे, किस तरह से होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, या हम अपने जो प्रेसी राइटिंग करते हैं, अपने जो मास्टर्स करते हैं या सॉरी BA करते हैं, तो उनको ऑब्वियसली पता होगा कि किस तरह से ये राइटिंग्स की जाती हैं, किस तरह से स्टोरी कंपाइल की जाती है। तो उनको इस चीज़ों का आइडिया होगा। जिनको नहीं आइडिया होता तो वो ऑब्वियसली बात है, हमारे पूरा ये सेशन होता है, उसमें हम डिटेल में उसकी सिचुएशन एवरी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा वन डे जो होता है वो टास्क का होता है, नेक्स्ट डे हमारा टास्क का डे होता है, टास्क और उसकी असेसमेंट की चेक का, ठीक है, वो आपको हम चेक करते हैं। उसके बाद असेसमेंट के लिए मार्किंग दी जाती है, ठीक है, कि आपने क्या परफॉर्म किया, किस तरह से परफॉर्म किया, उसके सारे जो है वो आप लोगों के मिस्टेक्स वगैरह के साथ हम लोग जो है वो डिलीवर करते हैं आप लोगों को पूरा का पूरा टास्क। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, और इस तरह से हम जो है वो अपने कंटेंट को यूनिक और एंगेजिंग बना सकते हैं अपने रीडर के लिए और अपने पढ़ने वाले के लिए, ठीक है। It's about second point is that it's about crafting words that capture the attention of your targeted audience to build your brand's identity and drive results। क्या होता है ये कि आपने ऐसा कंटेंट लिख दिया, ठीक है, उसने आपके जो पढ़ने जिसने आपका कंटेंट पढ़ा उसने अपनी तरफ मुतवज्जह किया आपको, ठीक है, आपने अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर ली। जैसे हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, हमें कोई पेज अच्छा लगता है, स्पेशली कोई ड्रेसेस का हो गया, कोई बुटीक का हो गया, तो क्या हुआ, उनका विजुअल इतना अच्छा था, उनका इन्फोग्राफिक्स इतना अच्छा था, या उनका कंटेंट इतना अच्छा था, जिसको पढ़ने के बाद आपने उनके पेज को फॉलो अप किया और उनके पेज को आपने लाइक कर दिया। तो क्या किया आपने, आप उनकी ऑडियंस बन गए। क्या बन गए, आप उनकी ऑडियंस बन गए, ठीक है, उन्होंने एक अपनी ऑडियंस जनरेट कर ली। तो जब भी कोई लोग अपनी ब्रांड्स की आइडेंटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लिए एक अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं। आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफोग्राफिक्स, ठीक है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, ये ऑडियो विजुअल कंटेंट, या दैट कुड बी रील, ठीक है। रील भी जो होती है उसमें ऑब्वियसली बात है कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। कंटेंट लिखने के लिए ऑब्वियसली बात है कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत नेसेसरी है। जिसको कंटेंट लिखना आ गया वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी भी कॉपी राइटिंग हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। क्योंकि आपको जब एक लिखना आ जाता है, वो बंदा हर एक फील्ड के ऊपर जाके अपने आप को बेच सकता है। Today, let's discuss about what are the types of content writing. Content writing किस कहाँ पे होती है और किस टाइप की होती है। Here are the basic type of content that you are seeing on your screen. Number one, we have blog, ठीक है। हमारे पास वेबसाइट होती है, ब्लॉग होती है। ब्लॉग यूजुअली सब लोग अपने लिए बनाते हैं, ठीक है। जो लोग स्पेशली अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, ठीक है, वो लोग अपना ना ब्लॉग डेवलप करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग पे डेली बेसिस पे अपना आर्टिकल लिखते हैं। डेली भी ना हो, वीकली, मंथली, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आप लोगों को डेली बेसिस पे भी लिखना पड़ता है, आपको वीकली बेसिस पे भी लिखना पड़ सकता है, और आपको मंथली बेसिस पे फिर आपको ऐसा ऐसा चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि आपका एक ब्लॉग रनिंग में रहे। जो चीज़ रनिंग में रहेगी ऑब्वियसली बात है वो उतनी ही एक्टिव रहेगी और उतनी ही वो गूगल की नज़र भी अच्छी रहेगी। आप डेली चक्कर लगाएंगे अपनी दुकान के ऊपर, तो आपकी प्रेजेंस और आइडेंटिटी का सबको पता होगा कि डेली बंदा आता है, अपनी मार्केट में बैठता है, अपनी चीज़ों को ठीक ठीक करता है, झाड़ पोंछ करता है, नई चीज़ें डालता है और उसके बाद ही चला जाता है। तो गूगल के लिए ऐसा ही काम करता है। गूगल एज अ आप समझ लें कि एक बड़ा हाइपर मार्ट है,
और हाइपर मार्केट में सब दुकानें, वो आपका अपना ब्लॉग है, ठीक है। आप डेली जाते हैं अपने ब्लॉग पे, ठीक है, आप डेली पोस्टिंग करते हैं, डेली अपडेट रखते हैं अपने ब्लॉग को, नया नया आर्टिकल या नया नया कंटेंट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपके गूगल को भी पता चलता है कि हाँ भी ये बंदा डेली आकर के ब्लॉग पे लिखता है, तो उतने ही चांसेस आपके ब्लॉग के रैंकिंग करने के बढ़ जाते हैं। और थोड़ी सी मोनेटाइजेशन करने के बाद आप अपने ब्लॉग से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग की बर्थ, आपके ब्लॉग की जो ऑडियंस है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वी हैव सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है? सोशल मीडिया पोस्ट हम डेली बेसिस पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितनी पोस्ट होती हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कंटेंट, ठीक है। दैट कुड बी विजुअल कंटेंट, दैट कुड बी एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव, दैट कुड बी अ न्यूज़। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप सोशल मीडिया ब्लॉग पोस्ट पे आप देखते हैं या आपको वो क्लिक करती हैं, तो वो भी एक लिखने का पैटर्न होते हैं, क्योंकि जो एज अ सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ विद अ कंपनी, तो इस चीज़ को हैंडल करना डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, आपने किस तरह से अपने कंटेंट को शेयर करना है, कौन सा कंटेंट किस वक्त ज़रूरी है, दैट इज़ अ क्रिएटिव थिंग दैट यू कैन लर्न आफ्टर डूइंग कंटेंट राइटिंग कोर्स। व्हाट इज प्रोडक्ट रिव्यू या अफिलिएट रिव्यू, ठीक है। जो भी रिव्यू या आर्टिकल ऐसा जो हम प्रोडक्ट्स के लिए लिखते हैं, स्पेसिफिकली किसी के लिए भी हो सकता है, वो आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहती हैं कि मैंने कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना है, या मैंने किसी हेल्थ एंड ब्यूटी की नीच पे काम करना चाहती हूँ, मैं किसी ऑर्गेनिक नीच पे काम करना चाहती हूँ, मैं किसी कोई स्टोर अपना ओपन करना चाहती हूँ, कुछ भी करने के लिए आपने जो अपना एक आर्टिकल लिखना है या आपने उस पर रिव्यू लिखना है प्रोडक्ट का, सपोज के आप लिखना चाहती हैं आर्टिकल एक वेजिन के ऊपर, या फिर आगे लिखे सन ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। आपने सन ब्लॉक के ऊपर प्रॉपर अपना एक रिव्यू लिखना है कि ये सन ब्लॉक, वाई सन ब्लॉक इज नेसेसरी, ठीक है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अप्लाइंग सन ब्लॉक इन समर और विंटर, समर स्पेसिफिकली। तो आपने उसका जो भी ठीक है एनालिसिस करना है, वो सारा का सारा हमारे पास होता है अफिलिएट कंटेंट, ठीक है। अब अगर आपने अफिलिएट कंटेंट किसी कंपनी या किसी बिजनेसमैन के लिए या किसी बिजनेस ओनर के की प्रोडक्ट के लिए लिखा है प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपने उसके पेज का लिंक उस पर ऐड करना होता है। उससे क्या होता है कि जब कोई लोग आपकी प्रोडक्ट पेज पे आकर आपके पेज से अर्निंग करेंगे या आपके पेज से उसकी वेबसाइट पे जाकर अर्निंग करेंगे, तो उसका रिव्यू क्या होता है, उससे उसका जो कमीशन होता है वो आपको भी मिलता है। So that is the purpose of doing affiliate writing या corporate review writing, that is done for directly earning. अर्निंग के पर्पज से जो भी लिखा जाएगा दैट इज प्रोडक्ट रिव्यू। वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है हमारे पास, जो भी हम वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे इसकी हो सकती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हो सकती हैं किसी भी कुरान की हो सकती हैं, ठीक है, इस्लामिक हो सकती हैं। तो जो भी इस तरह की हम देखते हैं वेबसाइट का कंटेंट जो अपने इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर करता है, दैट इज ऑल्सो कंटेंट। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लास्ट वन इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, तो काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में फ़र्क नहीं कर पाते। कॉपी राइटिंग इज बेसिकली एन राइटिंग डन फॉर द एड, ठीक है, एड्स के लिए लिखे जाते हैं, कॉपी राइटिंग की जाती है। दैट कुड बी डन फॉर द न्यूज़ चैनल एज वेल, दैट कुड बी डन फॉर द एड्स, जो हम एड्स बड़े बड़े रन करते हैं स्पेशली मार्केटिंग के पर्पस में। तो काफ़ी सारे लोग कॉपी राइटिंग से अर्निंग करते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। जिसको कॉपी राइटिंग करना आ जाती है वो कॉपी राइटिंग से बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर लेता है। और दो ये कंटेंट राइटिंग काफ़ी शॉर्ट होती है और कंसाइज होती है और टू द पॉइंट इसमें बात की जाती है, जबकि हम कंटेंट राइटिंग हम आर्टिकल्स के लिए लिखते हैं, ब्लॉग के लिए लिखते हैं, वो थोड़ी डिटेल होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं, प्रॉस एंड कॉन्स हमें बताने पड़ते हैं और हमें अपना कंक्लूजन देना पड़ता है, अपना फीडबैक देना पड़ता है उसमें। तो दीज आर द थिंग दैट डिफर फ्रॉम कॉपी कंटेंट राइटिंग। क्या व्हाट इज कंटेंट राइटिंग रिक्वायर्ड, क्या चीज़ होती है जो कंटेंट राइटिंग के लिए हमें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी नीश के बारे में, ठीक है। नीश का अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को कि नीश क्या होती है। नीश इज बेसिकली द टाइटल ऑफ द कंटेंट। व्हाट इज नीश? नीश इज द बेसिकली द टाइटल या हेडिंग, ठीक है, सॉरी, नीश बेसिकली द टॉपिक व्हिच इज गिवन टू यू। अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपको अगर अपने टॉपिक का पता है कि मैंने इस नीश पे काम करना है, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता कि आपके पास टॉपिक नीश क्या है, तो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मैं आपको ये फर्दर नीश दे रही हूँ,
ठीक है। आप आपने मेरी नीच पे काम करना है, उसकी नीच कोई भी एजुकेशन से हो सकती है, ट्रैवलिंग से हो सकती है, फूड से रिलेटेड हो सकती है, कॉस्मेटिक्स से हो सकती है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड हो सकती है, पेट फूड से रिलेटेड हो सकती है। दैट कुड बी एनी नीच जो आपका क्लाइंट आपसे काम करवाना चाहेगा। ठीक है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि रिसर्च करनी होती है अपनी अपनी कंटेंट को हमने। ठीक है, वी हैव बेसिकली द 4 मेजर टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग फील्ड्स। ठीक है, हम कंटेंट जो मेजर तरह के हमारे पास 4-5 जो है वो मेन हमारे पास ना कह सकते हैं सब डोमेन है जिनके ऊपर हम कंटेंट लिख सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, हमारे पास आ जाता है ट्रैवलिंग। नंबर 2 वी हैव ट्रैवलिंग में हमारे पास हम काफ़ी सारे लोग हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अपना ट्रैवलिंग के लिए व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए ब्लॉग बनाते हैं, ये ट्रैवलिंग के उन्होंने अपना चैनल बनाया होता है पूरा का पूरा, वो उसके ऊपर ब्लॉग बना रहे होते हैं, अपना कंटेंट लिखे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं और वहाँ से अपनी ऑडियंस बिल्डअप करके अपनी वहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड, फूड, तो काफ़ी सारे लोग आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे जाके अपना व्लॉगिंग करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, तो अपना एक ब्लॉग रन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, वो फूड या फूड रेस्टोरेंट या फूड कुजीन के ऊपर से रिलेटेड जो है वो आपको बताएंगे कि हर कौन सी सिटीज़ में किस तरह के फूड हैं, कौन सी कंट्रीज में किस तरह का फूड जो है वो पसंद किया जाता है। तो डिस्टिंग हमारे पास डिफरेंट तरह की नीड्स होती हैं। ठीक है, ये फूड हो गया, ठीक है ना, ट्रैवलिंग हो गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास हेल्थ एंड ब्यूटी आ जाता है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है टेक। ठीक है, टेक में टेक इज अ वास्ट फील्ड। ठीक है, वास्ट इसमें जो है वो हमारे पास नीच आ जाती है। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने टेक के ऊपर नीच लिखनी है तो आप टेक के ऊपर सब टेक के ऊपर नीच में काम कर सकते हैं, लेकिन टेक इज द वास्ट फील्ड। तो उसमें आपके पास ऑटोमोबाइल से लेके एआई से लेके मतलब मिनी माइक्रोटेक और मैक्रोटेक में आप जो है वो डिफरेंशिएट ये नहीं कर सकोगे कि मैंने इतनी बड़ी नीच में कैसे मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, अनलेस और अनटिल अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है वो कहता है मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी इस तरह की फील्ड में काम करना चाहता हूँ, दैट इज वेल एंड गुड। आपको उसने इसने आपको डोमेन दे दी कि ये मेरा ये सब टाइटल है, ये मेरा टाइटल है, आप इस पे काम करके दो, तो आपको वो पता है। नहीं पता तो आपने बड़ा जो है वो चूजी होके, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए टेक में से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आइदर आई वुड गो फॉर माइक्रोटेक और आई वुड चूज मैक्रोटेक। ठीक है, मैक्रोटेक में भी आप सर्च कर सकते हो कि कितनी सारी फील्ड है, और माइक्रो में भी देख सकते हो कि कौन कौन सी फील्ड है, क्योंकि मैं टच करते हुए अपने ब्लॉग पर लिखूंगा तो मेरी ऑडियंस बिल्डअप होगी या मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो उसमें कितना इनहांस होगा। ठीक है, इसमें आपने सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में स्पेशली पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस किस तरह की है, मैंने किस तरह की ऑडियंस के लिए किस तरह का कंटेंट लिखना है। ऑब्वियसली बात है, जब आप कंटेंट आपको एक मिलता है तो आप देखते होंगे आपसे कंटेंट पे लिखा होता है +18, +5 या प्लस अंडर अंडर 5, इस तरह से कंटेंट के ऊपर किसी ने कैटेगराइज किया होता है। स्पेशली जो ब्रांड्स वाले होते हैं ना, उन्होंने उन्होंने अक्सर अपनी जो ब्रांड्स होती हैं उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये फलाने फलाने कैटेगरीज के लोगों के लिए, ये स्पेसिफिकली अंडर 30s के लिए है, अंडर 40s के लिए है, या अंडर 14 इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, दैट they could not use this kind of stuffs or this kind of elements। तो होता ये कि जब हम ठीक है, अपनी ऑडियंस का हमें पता होना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, आप कोई अगर कोई शख्स जो है वो बेबी नीच के ऊपर काम करना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है कि बेबी नीच के लिए उसके ऑडियंस का पता होगा कि जो स्पेशली अगर वो ब्रांड या क्लोथिंग से रिलेटेड होगा या टॉय से रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स ही स्कूल कर रहे होंगे, तो 30s अंडर 40s ही होंगे जो इस तरह की ऑडियंस जो है वो जो है वो इस तरह की सर्चेस करते हैं या इस तरह की अपने लिए जो है वो बाइंग परचेजिंग करते हैं। तो अपनी ऑडियंस को देखते हुए दिखते हुए आपने अपने कंटेंट को लिखना है कि मैं अगर कंटेंट ये लिख रहा हूँ, इस तरह की मेरी नीच है तो मैंने इस तरह का कंटेंट लिखना है। अगर मेरी बच्चों वाली नीच है तो मैंने बच्चों वाली लिखना है, अगर मेरी पेट वाली नीच है तो मैंने अपनी पेट वाली ऑडियंस देखनी है। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पेट्स वगैरह का इतना कोई वो अब तो फिर थोड़ा हो गया, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था इसका रुझान। तो बड़ा चूजी होके उनका स्पेसिफिकली आपको फूड्स नजर आएगा, उनका एक स्पेसिफिक फूड होता है उनका अलग से, तो जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। तो स्पेशली यूके और यूएस में अगर आप उनके क्लाइंट्स के देखते हो तो वहाँ पे इसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आपने उनकी जो है वो देख उनके जो वहाँ का रहन सहन है वहाँ का देखते हुए आपने उनके मुताबिक अपने अपने कंटेंट को लिखना है।
ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रिसर्च। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अगर आपको अपने आर्टिकल के बारे में नहीं पता तो आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च का तरीका ये होता है कि हम गूगल पे जाते हैं, अपने जो हमें आर्टिकल दिया गया होता है हम उसको रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का एक काफ़ी डिटेल एनालिसिस होता है, जो जिस तरीके से रिसर्च की जाती है वो हम अपने क्लास में फर्दर सिखाते हैं। किस तरह से रिसर्च करके आप किस तरह से पॉइंट्स को एलैबोरेट करके तो अपने आर्टिकल में मर्ज करके अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको राइटिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग में क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप में क्वेश्चन की थी कि व्हाट इज द हुक इन द कंटेंट राइटिंग। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हुक इज द हेडिंग ऑफ द कंटेंट राइटिंग। हुक इज नॉट द हेडिंग ऑफ द कंटेंट राइटिंग, हुक इज बेसिकली टाइटल ऑफ द कंटेंट। ठीक है, टाइटल जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द हुक। और हुक, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन कहा था, सॉरी मैंने हेडिंग से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया। जो लोगों ने इसको तो हेडिंग में और आपकी जो इंट्रोडक्शन में देयर इज क्वाइट डिफरेंस। ठीक है, आपकी हेडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी आई कैचिंग होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है वो स्क्रॉल करते हुए आगे पढ़े जरूर क्या है, क्या लिखा हुआ है। अब आप ऐसा करते हो कि जैसे आपका एक टाइटल है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग इन 2024। ठीक है, एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग। ठीक है, व्हाट आर द वेज ऑफ टू अर्न मनी इन 2024। ठीक है, लोग आके ऑब्वियसली सर्च करेंगे या आप लिखेंगे व्हाट आर द न्यू वेज टू सर्च, ठीक है, टू अर्न ऑनलाइन इन 2024, या हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, या हाउ टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल इन 2024। तो लोग आके ऑब्वियसली बात है इस तरह के जो कैची से होते हैं ना, हेडलाइंस होती हैं उनको बड़ा आके क्लिक करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी हेडिंग को चूज करना होता है कि हमारा जो रीडर या ऑडियंस हमारी है वो आके लास्ट में हमारे कंटेंट को आके पढ़े और जो है वो हमारे व्यूज या क्लिक जो है वो बढ़े। ठीक है, हमारे जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो पूरी होनी, क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस हमने यूज़ करने हैं। सिंपल एक्टिव वर्ड्स हमने यूज़ करना होते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, अगर हम ऊपर एक ही और कोई स्टोरी हमारी नहीं होनी चाहिए, लंबी गाइडिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रामर और पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर, पंक्चुएशन और क्लैरिटी के लिए हमारी जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिनको हम यूटिलाइज करते हुए अपने एक एक पैराग्राफ को हम जो है वो उसके साथ जो है वो टूल के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने ग्रामर को एनहांस कर सकते हैं, पंक्चुएशन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम अपनी क्लासेस में सीखते हैं और इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। टोन एंड वॉइस का मैंने आपको बता दिया कि हमारे टोन एक्टिव वॉइस होना चाहिए। ठीक है, पास्ट टेंस को हम अवॉइड करते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हुए बात करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई पास्ट की बात करनी पड़ जाए किसी का रेफरेंस देने के लिए तो हम इसको तब हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी ट्राई टू यूज़ प्रेजेंट टेंस एंड बी एक्टिव इन आवर कंटेंट। एसईओ फंडामेंटल्स का बड़ा एक रोल होता है कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, एसईओ से मुराद है कि कीवर्ड्स की जो चूज कीवर्ड, हाउ टू चूज कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। ठीक है, कीवर्ड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, एलएसआई क्या होता है। तो इसका हमारे पास एक प्रॉपर एक कंप्लीट लेक्चर होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने अपने जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को अपने यूटिलाइज करना है और अपने कंटेंट में इसको आपने यूज़ करना है। क्योंकि जितना अच्छा आप कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूटिलाइज करेंगे उतने ही आपके आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों आर्टिकल के रैंक करना आपके नेसेसरी है? क्योंकि आर्टिकल जब रैंक करेगा आपकी अपनी ऑडियंस बिल्डअप होगी, आपकी ऑडियंस एंगेज होगी, ऑडियंस एंगेज होगी, आपकी अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप होगी। जैसे ही आपकी आइडेंटिटी बिल्डअप होना स्टार्ट होगी तो वही आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। क्योंकि आपका जब अर्निंग ही तब होती है जब आपने उसमें एड्स रन करने हैं, ऑडियंस आपके पास आएगी। ऑटोमेटिकली जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से वो मोनेटाइजेशन करने के बाद अपने आप को जो है वो अर्न कर सकते हैं। कंटेंट की फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है और एडिटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने बार बार चेक करने हैं, एडिटिंग करने हैं। कोई सेंटेंस आपको याद आता है आपने दोबारा से रिमूव करना है या उसको ऐड करना है और रीचेक करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भी, मैंने आपको कुछ बताया भी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट क्या होता है। अगर कोई वॉइस का इशू हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर देगा फिर। ठीक है, व्हाट इज हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेडिंग एंड हुक। ठीक है, हेडिंग और हुक हमारे पास होता है जो मैंने आपको बताया काफ़ी कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एंटरटेनिंग भी हो सकता है अगर आप बना सकते हैं अपने कि डिड यू नो दैट
व्हाट हैपेंड इन 2000, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2030, ठीक है। अगर आप कोई बंदा आप फ्यूचर की कोई बात करते हो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप क्लिक करके देखेंगे कि भाई 2030 में ऐसा क्या होने वाले हैं, 2050 में व्हाट विल हैपन इन 2020, 30 या 50 में, इस तरह कोई आर्टिकल आप चूज करते हो तो आपको ऑब्वियसली बात है कोई इसमें आपने इमेजिनरी या कोई इस तरह की चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, बीच में सारे डालने पड़ेंगे कि आपकी मज़े को आर्टिकल कोई स्टोरी टाइप बन जाए और आपका आर्टिकल जो है वो लोग आगे बढ़े, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, हाँ हाँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने अपने आर्टिकल को के अंदर वर्ड काउंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वर्ड काउंट को किस तरह से आप मैनेज करोगे, ठीक है। आपको आपका क्लाइंट देता है 1000 वर्ड्स का आर्टिकल, ठीक है। 1000 वर्ड्स का आर्टिकल मैक्सिमम 1 डे में विद क्रिएटिविटी लिखने के लिए इनफ होता है, उससे 2 डेज भी लग जाते हैं, ठीक है। 1500 से 2000 और 2500, ठीक है, 2500 इज इनफ आर्टिकल, ठीक है। इससे लेंथी आर्टिकल नहीं कोई पढ़ता। यूजुअली जो आर्टिकल आजकल पढ़े जा रहे हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम 1000 वर्ड्स के अंदर उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इतना आर्टिकल नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। और आर्टिकल जो अच्छा भी है जो शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम इसके अंदर कवर हो जाते हैं, दैट इज 1000 इज इनफ। वर्ड काउंट को ध्यान रखना होता है कि हमने मैक्सिमम 200 का इधर रखना होता है इंट्रोडक्शन में, 200 का हमने हेडिंग में, 300 का हमने अपनी हेडिंग 1, 200 हेडिंग 2 में रखना होता है, या 300 अपनी हेडिंग 3 में रखना होता है। फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है जिसके हम हेडिंग को ऐड करते हैं, लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन। इसमें वेट क्लास इवन आप कह रही हैं कि व्हाट अबाउट रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल इज नॉट द नेम ऑफ एनी आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल इज बेसिकली द रिसर्च ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। आप इसको इससे नहीं कंफ्यूज करें कि इट्स बेसिकली रिसर्च आर्टिकल है कोई। रिसर्च आर्टिकल होता है कि आर्टिकल के रिसर्च करना, वो अपनी नीच को रिसर्च करना कि आपको जो आर्टिकल दिया गया है उसको पर आपने रिसर्च कैसे करनी है, तो वो चीज़ होती है रिसर्च ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। आपने हम गूगल खोलते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट आती हैं, हमने वेबसाइट से रीडिंग करनी होती है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, मटेरियल हमने इकट्ठा करना होता है, ठीक है। हमने प्लेगरिज्म से अपने आप को बचाना होता है, हमने किसी का कंटेंट लेके अपने में नहीं लिखना होता, ठीक है। क्योंकि आपका जब कोई क्लाइंट आपसे काम करवाता है तो वो आपसे ये तो नहीं कहेगा किसी का भी कंटेंट आप उठा के मुझे चीट करके दे दे तो मैं आपका कंटेंट ऑब्वियसली बात है मैं वो लिख के दे देता हूँ। तो दैट इज द थिंग कि वो आपकी प्लेगरिज्म डिटेक्शन में आ जाती है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट्स में, ठीक है, जिनको ये आपके क्लाइंट्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं। और वो यूटिलाइज करने के बाद, ठीक है, आपका प्लेगरिज्म उनमें शो हो जाते हैं। अगर कोई एआई को यूज करता हुआ आर्टिकल को लिखता है तो उसमें एआई की डिटेक्शन शो हो जाती है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उनको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है कि हम आर्टिकल को मैं भी जब आर्टिकल लिखती हूँ तो मैं उसमें एआई की हेल्प लेती हूँ, चैट जीपीटी से हेल्प लेती हूँ, लेकिन हेल्प लेने में और कॉपी करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। मैंने एक उससे एक मशवरा लिया, ठीक है, क्योंकि हम हमारा जो ह्यूमन मैन जो क्रिएटिविटी है वो कभी भी एआई की क्रिएटिविटी से बढ़ नहीं, जो कम नहीं है, ठीक है। ह्यूमन क्रिएटिविटी इज फार मोर बेटर देन एआई। हमें हमेशा एआई को ऐसे यूज करना है जैसे ये हमारा हेल्पर है, ये हमारा हेल्पिंग हैंड है, हमने उस तरह से इसको यूटिलाइज करना है कि हाउ कैन वी यूज आवर, ठीक है। हम जैसे हमारे घर में हमारे हाउस हेल्प आती हैं या हमारी मेट्स आती हैं, हम जिस तरह से काम लेते हैं या काम करवाते हैं, क्योंकि ओबियसली हमारे घर में नहीं होती हैं, हमको नहीं पता होता कि हमने किस तरह से क्या काम करना है, हम उनको सारी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं। सेम इज अ केस विद चैट जीपीटी और एआई, हमने प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो जाके हमें बताता है कि हमने किस तरह से आपने काम करना है, किस तरह से वो आपको गाइड करता है, किस तरह से वो आपको सजेशन देता है, ठीक है। आपको मजीद बेटर बता सकते हैं कि किस तरह से करना है किस तरह से नहीं। तो वो भी हम अपनी क्लास में सीखते हैं कि किस तरह से आपने चैट जीपीटी को यूटिलाइज करना है और किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करते हुए अपने आर्टिकल को यूनिक भी बना सकेंगे, इंटरेस्टिंग भी बना सकेंगे और एआई और प्लेगरिज्म फ्री बना सकेंगे, ताकि वो एटलीस्ट उसमें आए ना एआई डिटेक्शन में।
तो ऐसे जो वर्डिंग्स है, ठीक है, आजकल जो काफी सारी वर्डिंग जो एआई की हैं वो आजकल हमारे आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा यूज हो रही होती हैं। तो जब हम उस सारी वर्डिंग्स को अपने आर्टिकल में यूज करते हैं तो हमारे आर्टिकल की एआई डिटेक्शन शो जाती है। तो काफी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि उन जो वर्ड्स है ना उनके सिनोनिम्स आप यूज कर ले, उन वर्ड्स को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना करें, ताकि जो है वो आप प्लेगरिज्म से या एआई डिटेक्शन से बच सकें। कि कुछ काफी सारे वर्ड्स हैं जो एआई के अपने ही जान करदा वर्ड्स हैं, ठीक है, बेशक वो हमारे ग्रामर से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो उसमें इसकी एआई डिटेक्शन शो जाती है। 1,000 to 2,500 वर्ड्स सफिशिएंट फॉर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन जर्नल्स, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है कि आपने एक जर्नल के लिए या अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए कितने वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। आप अगर वन डे में 1,000 वर्ड्स लिख सकती हो, दैट इज अप टू यू। अगर आप 25-2500 का वर्ड लिखना चाहती हो, दैट इज क्वाइट लेंथी आर्टिकल, ठीक है। इतने लेंथी आर्टिकल्स अगर आप किसी मे बी आप किसी जर्नल के लिए लिखना चाहते हो, ठीक है, दैट इज वेल गुड। क्योंकि जो लेंथी आर्टिकल्स होते हैं वो जर्नल्स वगैरह के लिए होते हैं। जो स्मॉल आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली 1,000 से 1,500 वर्ड के अंदर जिनका राउंड ऑफ हो रहा होता है, तो वो बेसिकली इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर जो है वो आप उसको राउंड ऑफ कर देते हो। तो वर्ड काउंट को देखते हुए आपने करना है, ठीक है। आप पे अपनी है, आप अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है कि वो कहता है कि मुझे 2,500 का वर्ड काउंट चाहिए, ठीक है, तो वो आपको 2,500 का लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी वेबसाइट में 2,500 का के जो वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। ब्लॉग पे बेसिकली थोड़ा सा ऐसे कम होता है, 1,000 से 1,500 के अराउंड आप वर्ड काउंट अपना कंप्लीट कर देते हैं आर्टिकल्स को। और अगर आपने दूसरी साइट्स पे आर्टिकल लिखने हैं अपनी अपना ही पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए, या अपना आप स्टार्टर में बिगनर हो, ठीक है, आपके 1,000 वर्ड का जो वर्ड काउंट है वो दैट इज इनफ फॉर दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। नंबर वन हमारे पास आता है कि हमारी जो ट्रैफिक है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी बिल्डअप होती है, या हमारी जो ऑडियंस है वो जनरेट होती है या इंक्रीज होती है, ठीक है। इस में आपको भी डिस्कस किया कि हमारा जितना कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, हमें मज़ा आएगा, ऑब्वियसली बात है, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे जो रीच है वो बढ़ेगी, और हमारे जो है वो ट्रैफिक भी इतना इंडायरेक्टली बढ़ेगी। या किसी ब्रांड के लिए आप काम करना चाहते हो, या उनके लिए आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जब आप उनकी ट्रैफिक के लिए काम करेंगे, उनकी ट्रैफिक इंक्रीज होगी, उनका बिजनेस जनरेट होगा, लोग उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, शॉपिंग करेंगे, एंड दैट्स इट द पर्पस ऑफ डूइंग कंटेंट फॉर दैट बिग ब्रांड्स, ठीक है। सेकंड मैं आपको बता दिया कि ब्रांड की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कंटेंट इज वेरी नेसेसरी। कंटेंट कैन बी विजुअल, कंटेंट कैन बी इन्फोग्राफिक्स वाला भी हो सकता है, कंटेंट आपका बेसिकली रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो आजकल जो कंटेंट बेसिकली चल रहे हैं वो कंटेंट विद विजुअल्स चल रहे हैं, कंटेंट विद इन्फोग्राफिक्स चल रहे हैं, जिसमें इन्फोग्राफिक्स से मतलब है कि ग्राफिक्स के साथ कंटेंट जो होता है उसको जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक कंटेंट। तो उसमें आपके ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंक्रीज होती है। तो हमें भी वही कंटेंट मर्जी का लग रहा होता है जिसमें कोई हमें स्पेशली ड्रेसेस में जब हम देखते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि सफायर पे सेल लग गई है, हमें पता लगता है जी किसी जे डॉट पे सेल लग गई है, तो ऑब्वियसली बात उन्होंने एक पूरा एक इमेज या वीडियो बनाई होती है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना वो ग्राफिक्स के साथ साथ कंटेंट भी चल रहा होता है उनका, ठीक है, ऊपर उन्होंने पूरा कंटेंट उन्होंने लिखा होता है कि हम फलाना फलाना ये कर रहे हैं, हमारा ये ब्रांड तब से था, अभी उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो पूरी डिटेल लिखी होती है। और जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होता है उन्होंने छोटी सी कॉपी राइटिंग की होती है, और अपना उन्होंने कैप्शन में एक छोटा सा कंटेंट उन्होंने लिखा होता है, ठीक है। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं इनके पास अपने अपने कंटेंट राइटर्स हैं, अपने अपने कंटेंट ग्राफिक डिजाइनर्स हैं इनके पास, ठीक है। सब लोग ऐसे नहीं चल रही, पूरा एक ब्रांड के पीछे चलाने के पीछे पूरी एक टीम बैठी होती है, ठीक है। ये सारी टीम इसी तरह कर रही होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठी होती है, कंटेंट राइटिंग की टीम बैठी होती है, कंटेंट जनरेट करने वाले बैठे होते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बैठे होते हैं जो बना रहे होते हैं। तो पीछे इनके एक बंदे का हाथ नहीं होता, पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो पीछे इनके काम कर रहे होती हैं। अभी तो मैं आपको ये सिर्फ ये लोकल ब्रांड्स की बात बता रही हूँ, तभी इंटरनेशनल यूके ब्रांड्स की तो बात अभी की ही नहीं है। Okay. अब हमारे पास आता है कस्टमर का एक्सपीरियंस, हमारे बहुत मैटर करते हैं। कस्टमर के एक्सपीरियंस से हम जो है वो सीखते हैं कि
हमें काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिलता है कि कस्टमर के रिव्यूज़ जो होता है उससे हमें काफ़ी नॉलेज बढ़ता है, ना कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारे साथ काम करते हुए कस्टमर हमें एक अच्छा सा रिव्यू भी दे सकता है, उसका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, शॉपिंग करने का कंटेंट को देखते हुए उसका नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। कन्वर्जन और सेल्स ऑब्वियस सी बात है हमें मिलती है कंटेंट से। जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगी, हमारे ब्लॉग पे जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कन्वर्जन जो बढ़ेगी, या जिस ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी सेल्स और कन्वर्जन बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप लोग को हायर करते हैं, आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है, तो सबको ही पता है। एंड एसईओ रैंकिंग होती है, एसईओ से हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी रैंकिंग बढ़ती है। आप अगर अपने लिए पर्सनली ब्रांडिंग कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी इंक्रीज होती है कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए। तो एसईओ के लिए को क्या हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करते, क्योंकि एसईओ राइटिंग जो होती है, जो एसईओ स्पेसिफिकली होती है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो जो हम एसईओ अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं उसका हमें पूरा एक हमारे पास पूरा हमारा एक लेक्चर होता है जिसमें हम कीवर्ड्स को बताते हैं किस तरह से हमने को यूटिलाइज करते हुए अपने आर्टिकल की रैंकिंग करनी है, और किस तरह से हम कितने वर्ड्स को हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक वर्ड की बार बार डेपुटेशन से हम जो है उसको अपने आर्टिकल को खराब करते हैं। तो काइंडली अभी सेशन एंड होने लगा है, ये 40 जूम का 40 मिनट्स का। तो अभी